Hello students, welcome in the chemistry class. Today we shall discuss about chemical kinetics. Chemical kinetics के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स, लेकिन उससे पहले केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग कोई जनरल बात देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो हैं डे टू डे लाइफ में जो आप लोग देखते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस वेरी फास्ट होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस स्लो होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस मॉडरेट होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के नेचर के आधार पर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का स्टडी करेंगे, जिसमें देखेंगे कि कोई भी रिएक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उनका रेट, रिएक्शन करने का जो रेट है वो कैसे डिपेंड होता है, कैसे जो है सो प्रोसीड होता है, इन सब का स्टडी हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक आप लोग को आज सामने दिखाई देगा वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लोग समझ जाएंगे तब सेकेंड टॉपिक आएगा रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, रेट लॉ है क्या, कोई भी रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोई भी रिएक्शन अगर nth ऑर्डर का है तो उसके रेट कांस्टेंट, nth ऑर्डर के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकाला जाएगा। यूनिट निकालेंगे हम लोग, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जो है सो कोई भी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछ सकता है, उसको निकालने का तरीका हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कोई भी रिएक्शन में मोलिकुलरिटी क्या होता है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जो है किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, और उससे रिलेटेड टॉपिक हम लोग जो हैं आज डिस्कस करेंगे। तो आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोग ठीक से इसको जो है सो समझने की कोशिश करें। हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए आप लोग, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग एक जनरल इक्वेशन लेकर देखते हैं। ये एक गैसियस इक्वेशन ले रहे हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर एक जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है, जिस रिएक्शन में स्मॉल लेटर से कोफिशिएंट दिखाया गया है और कैपिटल लेटर से जो है रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट को दिखाया गया है। तो इस रिएक्शन का अगर हम लोग रेट अगर लिखना चाहें, कैसे रेट लिखाएगा। तो देखिए रेट मतलब होता है समय के साथ कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा, समय के साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा उसी को रेट कहते हैं। तो रिएक्शन में जो रेट रिएक्टेंट का होता है वही रेट प्रोडक्ट का होता है, यानी कि हर एक टर्म का रेट जो है सो इक्वल होता है। तो इस रिएक्शन का अगर हम लोग रेट लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखा जा सकता है कि d/dt, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में मोलर कंसंट्रेशन दिखलाया जाएगा। तो अगर हम लोग A का अगर रेट लिखना चाहें तो A का मोलर कंसंट्रेशन ले लिए, d/dt लिए, यहाँ निगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट का जो रेट है उस समय के साथ घटता है, इसीलिए निगेटिव साइन लगाया गया। और जो कोफिशिएंट देख रहे हैं पीछे, इस कोफिशिएंट को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1/, अगर A लिख दिया जाए
तो इस तरह से जो है सो ए का हो गया रेट। तो ए का रेट लिखने के लिए जो कोफिशिएंट था उस कोफिशिएंट को हम लोग डिवीजन में रखे, डी बाई डी टी किए जो रेट रिप्रेजेंट कर रहा है, और मोलर कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा गया है। ठीक इसी प्रकार अगर बी का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो देखिए हो जाएगा -1/b डी बाई डी टी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ए और बी जो रिएक्टेंट है, ए और बी रिएक्टेंट है, इसीलिए इनके रेट के पीछे जो है सो नेगेटिव साइन लगाया गया है। अगर हम लोग देखिए प्रोडक्ट का लिखना चाहें तो प्रोडक्ट का लिखाएगा 1/c डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ सी। ठीक इसी प्रकार डी का अगर लिखें तो 1/d डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ डी। इधर जो है प्लस साइन लगा सकते हैं, ऐसे प्लस साइन नहीं भी लगाइएगा तो रिप्रेजेंट करेगा कि पॉजिटिव है वहाँ, तो प्लस देखने से हमको ये पता चलेगा कि प्रोडक्ट का रेट जो है समय के साथ बढ़ रहा है। तो कोई भी रिएक्शन आपके सामने हो उसका रेट लिखना है तो कोफिशिएंट को जो है सो डिवीजन में रखेंगे, उसके आगे मोलर कंसंट्रेशन को d/dt से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से किसी भी रिएक्शन का आप रेट लिख सकते हैं। जैसे एक रिएक्शन देखिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, नाइट्रोजन गैस 3 हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन किया तो बना रहा है अमोनिया गैस। इस रिएक्शन पर ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर के बनाया है अमोनिया गैस। तो इस रिएक्शन का हमको रेट लिखना है। तो जो पीछे हम लोग पढ़े रेट कैसे लिखना है, तो जो पहले रिएक्टेंट का अगर देखें हम लोग तो यहाँ कोफिशिएंट देख रहे हैं कि 1 है, तो 1/1 कीजिएगा तो कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा, इसीलिए केवल हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं d/dt कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन यहाँ लगा देना है क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के पीछे नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव माने घट रहा है रिएक्टेंट का। ये भी देखिए रिएक्टेंट का ही पार्ट है, नेगेटिव साइन पहले लगाएंगे, 1/3 कोफिशिएंट को डिवाइड कर दिए d/dt कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए प्रोडक्ट आपके सामने है जिसका कोफिशिएंट है 2, प्लस साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए चूँकि प्रोडक्ट है, तो 1/2 हो गया d/dt कंसंट्रेशन ऑफ NH3। तो कोई भी देखिए रिएक्शन दिया हुआ हो, ठीक से पहले उसको देखेंगे, जो रिएक्टेंट है उसके पीछे नेगेटिव साइन लगाना है, कोफिशिएंट को डिवाइड करके रखना है, प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन रहेगा और हर एक टर्म का रेट इक्वल होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ इक्वल किए हुए हैं। यानी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो किसी भी रेट को हम लोग इक्वल करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को देखिए एक हम ग्राफ के माध्यम से अब दिखाने जा रहे हैं कि कैसे जो है सो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। एक्स और वाई एक्सिस ले लिए, यहाँ पर ओरिजिन है 0 से रिप्रेजेंट किया गया है, वो से देख सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पर
हम लोग टाइम लेंगे। एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, टाइम ले रहे हैं इधर, और वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन लेंगे, सांद्रता लेना है, कंसंट्रेशन। तो जो पीछे हम लोग एक जनरल इक्वेशन लिखे थे उसी को देखते हैं कि जिस समय हमारा टाइम 0 है हमारे पास केवल रिएक्टेंट होगा ए और बी। तो ये मान सपोज कीजिए कि यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन है ए प्लस बी। देखिए रिएक्टेंट का शुरू में जो है केवल रिएक्टेंट हैं ए और बी, प्रोडक्ट 0 है। अब समय हम लोग दो अलग अलग टाइम पर देखते हैं ऐसा क्या कंडीशन मिलता है। तो 0 टाइम पर देखें तो केवल हम लोग को रिएक्टेंट मिल रहा था ए और बी, प्रोडक्ट यहाँ पर 0 है। लेकिन समय धीरे धीरे मान लीजिए आगे बढ़ रहा है इधर, तो ये रिएक्टेंट जो है ब्रेक होगा और यहाँ से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से रिएक्टेंट जो है सो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब देखिए यहाँ से प्रोडक्ट जो है सो बनना स्टार्ट हुआ है। तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है और रिएक्टेंट घट रहा है। एक समय देखिए ऐसा आया जहाँ आकर के दोनों जो है सो ग्राफ कट कर रहा है। इस फिगर में अगर देखिए तो रिएक्टेंट ए और बी इसका कंसंट्रेशन घट रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो एक खास समय पर आकर के देखिए दोनों यहाँ से कांस्टेंट हो गया, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जिस रेट से रिएक्टेंट ख़त्म हो रहा होगा उसी रेट से प्रोडक्ट जो है सो बन रहा है। एक खास समय आने के बाद इक्विलिब्रियम प्राप्त हो गया। इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम, कि जिसका रेट बराबर हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि R1 अगर रिएक्टेंट का रेट लेते हैं, R2 प्रोडक्ट का रेट लेते हैं, तो जिस समय R1 और R2 बराबर हो जाए उस समय उसको कहा जाएगा कि इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया। तो इस ग्राफ से क्या हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है। इसीलिए रिएक्टेंट के रेट में हम लोग नेगेटिव साइन लगाते हैं और प्रोडक्ट के रेट में पॉजिटिव साइन लगाते हैं। तो जो हम लोग रेट ऊपर में लिखे हुए हैं d/dt के फॉर्म में, उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत कम समय के लिए लिखा गया है। अगर यही टाइम डिफरेंस पर दिखलाया जाए तो नॉर्मल रेट होगा। इंस्टेंटेनियस अगर रेट दिखाना है तो हमेशा d/dt के फॉर्म में दिखलाएंगे, और अगर एवरेज रेट दिखलाना हो तो कैपिटल डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे कंसंट्रेशन को। तो हम लोग देखिए यहाँ से देखें कि कोई एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो उसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। रिएक्टेंट का रेट निगेटिव होता है, प्रोडक्ट का पॉजिटिव होता है, लेकिन हर एक टर्म का रेट इक्वल होता है। एक एग्जांपल लिए है अमोनिया बनने का, इसका रेट लिख कर दिखलाएं। इसी तरह से अगर कोई भी रिएक्शन आपके सामने हो उसका हम लोग रेट लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग का पढ़ना था वो था रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका हम लोग देखें, ग्राफ से देखें कि किस तरह से जो है रिएक्टेंट का रेट घट रहा है और प्रोडक्ट का रेट बढ़ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो अब आप लोग के सामने है इसका नाम है रेट लॉ। तो अगला टॉपिक आप लोग देखिए रेट लॉ क्या है। तो रेट लॉ समझने के लिए हम लोग फिर से कोई इक्वेशन लेकर देखेंगे। कोई भी जनरल इक्वेशन ले सकते हैं और उस इक्वेशन से हम लोग रेट लॉ लिखेंगे। तो देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है A + B गिव प्रोडक्ट C + D।
इस तरह का मान लीजिए कोई एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो इस रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है रिएक्टेंट, राइट साइड में जो लिखा हुआ है वो है प्रोडक्ट। तो इसका जब हम लोग रेट ला लिखेंगे, रेट ला इसका लिखना है, तो रेट को स्मॉल r से ऐसे लिख सकते हैं। तो रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। तो यहाँ देख रहे हैं कि दो तरह के रिएक्टेंट हैं, ए और बी। तो जो रेट है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इनके कंसंट्रेशन पर हम लोग ए और बी जो है पावर रेज कर दे रहे हैं। वहाँ आर्बिट्ररी पावर है, स्वेच्छा से माना गया है, एक्स वाई भी ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पर ए और बी से रिप्रेजेंट किए हैं। तो इस रिएक्शन को देखिए, इसका जब रेट हम लोग लिख रहे हैं तो देख रहे हैं कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड स्मॉल ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। तो इस रेट लॉ में ए और बी जो देख रहे हैं इसको कहा जाता है ऑर्डर। ए और बी जो स्मॉल लेटर में ऊपर में रेज किया गया है उसी को कहा जाता है ऑर्डर। तो ए का ऑर्डर पूछेगा तो यहाँ से स्मॉल ए बताएंगे, बी का ऑर्डर पूछा जाए तो स्मॉल बी बताएंगे। तो इस तरह से इस इक्वेशन का रेट ला लिखा गया है। तो कोई भी देखिए इक्वेशन में जब हम लोग प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को लाने के लिए प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो वहाँ एक कांस्टेंट आता है, इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट। तो अगर यहाँ से हम लोग इस तरह से लिखा जाए कि R इक्वल टू, तो प्रोपोर्शनल के बदला में कांस्टेंट आएगा जिसको मान लेते हैं K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो K आपका हो जाएगा रेट कांस्टेंट। तो ऊपर वाला जो देख रहे हैं ये हो गया रेट ला, और जब हम लोग प्रोपोर्शनल हटा दिए तो इसको कहेंगे रेट इक्वेशन। तो रेट ला और रेट ऑफ इक्वेशन में जो है तो थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा समझ लीजिएगा। ऊपर वाला ए हमारा था रेट ला, जबकि नीचे वाला ये हो गया रेट इक्वेशन। यानी प्रोपोर्शनल को जब हम लोग हटा देंगे रेट ला से, कांस्टेंट लगा देंगे, तब बन जाएगा इक्वेशन। तो रेट ला रेट इक्वेशन आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी रिएक्शन का रेट ला कैसे लिखा जाता है। फिर से देखिए एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि इधर एक रिएक्टेंट है R, इधर प्रोडक्ट बना रहा है P। एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से हो रहा है, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट है आपका राइट साइड में। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग रेट ला लिखें, रेट ला R इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल R, पावर यहाँ पर मान लेते हैं ए ले लिए। तो ए जो है इसका रेट ला लिखा गया। ऊपर जो देख रहे हैं ये ए, उस स्वेच्छा से कोई भी लेटर हम लोग ले सकते हैं, एक्स वाई ए बी सी डी जो आपको लेना है। तो कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लेते हैं उसको कहा जाता है ऑर्डर। तो इस रिएक्शन में हम लोग रिएक्टेंट का जो रेट है उसमें R कंसंट्रेशन के ऊपर पावर ए लगाए हैं, वो ए जो है सो हो गया इसका ऑर्डर। अगर इसके लिए रेट इक्वेशन बनाना चाहें तो R इक्वल टू हो जाएगा K R टू द पावर A। अब देखिए ये नीचे हमारा बन गया रेट इक्वेशन। तो रेट को हम लोग R से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, रेट इक्वल टू माइनस dx अपॉन dt, जहाँ d बाई डी टी रेट हो गया, x मतलब हुआ कि कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है।
निगेटिव साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट का रेट हो गया। ये जो लिखे हैं हम लोग, ये है रेट ऑफ रिएक्टेंट। तो निगेटिव साइन दिखा रहा है कि रिएक्टेंट का रेट है। अगर यही हम लोग प्रोडक्ट का रेट लिखें तो हो जाएगा R इजकल टू प्लस डी बाई डी टी इंटू एक्स। तो प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोडक्ट का रेट लिखा हुआ है। इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ प्रोडक्ट। तो कोई भी मान लीजिए कि आपके पास रिएक्शन दिया हुआ हो, उसका रेट ला लिखने का तरीका है कि रेट जो होगा या तो हम लोग रिएक्टेंट का लिखेंगे या प्रोडक्ट का लिखेंगे। अगर रिएक्टेंट का रेट लिखते हैं तो निगेटिव साइन होता है, जो ऊपर ही हम लोग देख चुके हैं। प्रोडक्ट का लिखते हैं तो पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पर देखें कि रिएक्टेंट हम लोग R लिए, प्रोडक्ट बन रहा है P, तो इसका रेट ला पहले लिखे कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय रेजिंग कोफिशिएंट A। प्रोपोर्शनल साइन हटाए, रेट कांस्टेंट आ गया के। तो इस R को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते थे कि माइनस डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे तो रिएक्टेंट का रेट कहलाएगा। अगर प्लस डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे तो प्रोडक्ट का रेट कहलाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट जो है समय के साथ घट रहा है, निगेटिव साइन घटता हुआ दिखाई देगा। प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ रहा है, इसीलिए उसके साथ पॉजिटिव साइन आया है। तो कोई भी रिएक्शन का आप लोग अब रेट ला और रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। तब अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि रेट कांस्टेंट जो K है, इसका यूनिट कैसे निकाला जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। कोई ऑर्डर मान लीजिए है 0 ऑर्डर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पार्टिकुलर हम नहीं कह रहे हैं, कोई भी ऑर्डर हो, इसीलिए एक वर्ड यूज किया गया है nth ऑर्डर। तो nth ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालिएगा। तो देखिए, एक यहाँ पर हम लोग जनरल इक्वेशन फिर से लिखते हैं। रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बना रहा है, मान लीजिए एक रिएक्शन है इस तरह से, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है, राइट साइड में प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन का जब रेट ला लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले तो लिखना होगा रेट ला। तो रेट ला पढ़े हम लोग कि R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर तो कॉपी का स्वेच्छा से लेना है। नंबर कोई असल आइडेंटिटी नहीं लिए हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी कोई नंबर निकालना होगा फिर बाद में, थ्योरी से नहीं निकलता है ना, है वो प्रैक्टिकली निकलता है, तो अलग टॉपिक आया कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन लिया गया है, रिएक्टेंट बना रहा है प्रोडक्ट। तो इसका जब हम लोग रेट ला लिखेंगे तो R प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ ऊपर में पावर आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, जो भी लिखना है वो ऊपर वाला पावर जो है ऑर्डर दिखलाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट किए हैं, तो एक्स ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। लेकिन हमारे पास टॉपिक जो है nth ऑर्डर के लिए बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो यूज करेंगे टर्म वो यूज करेंगे n।
चूँकि हमको पता है कि ऑर्डर nth ऑर्डर का है, तो nवां ऑर्डर दिखलाने के लिए ऊपर में हम लोग n लिख दिए हैं। ये हो गया रेट लॉ। तो रेट लॉ देखिए, R प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर n। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, तो R इजकल टू के R टू द पावर n। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये रेट लॉ लिखे, उससे हम लोग रेट इक्वेशन बनाए। अब रेट कांस्टेंट आ चुका है के, इसी का हम लोग को यूनिट निकालना है। तो यहाँ से देखिए, अगर के बराबर निकालें तो हो जाएगा R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R टू द पावर n। ये इक्वेशन बना। इस इक्वेशन में R जो है सो रेट है, और ये कैपिटल R कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन। तो रेट जो है हम लोग पीछे देखिए अभी लिखे थे कि R इजकल टू या तो हो सकता है माइनस dx अपॉन dt, या हो सकता है प्लस dx अपॉन dt। रिएक्टेंट का निगेटिव होगा, प्रोडक्ट का पॉजिटिव होगा। तो R के जगह पर देखिए ऊपर है dx मतलब कंसंट्रेशन में चेंज, और नीचे है dt मतलब टाइम में चेंज। तो कंसंट्रेशन हम चूँकि लेके चल रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन, जिसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड हो जाएगा R के जगह पर। देखिए R के जगह पर हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर, और टाइम के लिए हो गया सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये जो देख रहे हैं कैपिटल R मोलर कंसंट्रेशन है, इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। अब इसके पावर में n लगा हुआ है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका यूनिट आ जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए मोल डिवाइडेड बाय लीटर इनटू सेकेंड। अब यहाँ से लीटर के पावर n ऊपर चला गया, और मोल के पावर n अभी नीचे ही है। अब बेस को सेम रखते हुए पावर इक्वेट कर दीजिए। तो ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, लेकिन ऊपर में पावर देख रहे हैं कि 1 है, और नीचे से ऊपर जाएगा माइनस n हो जाएगा। तो मोल का पावर हो गया 1 माइनस n। अब देखिए बेस में लीटर है, ऊपर में पावर n है, नीचे में पावर 1 है। 1 को ऊपर ले जाएंगे n माइनस 1, और सेकेंड को ऊपर ले गए सेकेंड इनवर्स। तो यही देखिए nth ऑर्डर के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का हमारा यूनिट निकल चुका है। n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि nth ऑर्डर का रेट कांस्टेंट हम लोग निकाले हैं। इस फार्मूला को अगर ध्यान में रखिए तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि किसी भी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर पूछा जाए तो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का बताइए रेट कांस्टेंट क्या होगा, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे K0 इजकल टू मोल 1 माइनस 0 लीटर का पावर 0 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो इसका क्या रिजल्ट आया, तो 1 में से 0 हटा दिए तो केवल देखिए मोल बच रहा है। 0 में से 1 हटाइएगा, लीटर इनवर्स बचेगा, और वहाँ से सेकेंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिए n का वैल्यू बैठा दिए 0, क्योंकि हमसे पूछा गया था जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट। यदि आपको पूछा जाए कि फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का अगर यूनिट पूछ दिया जाए तो हम लोग n के जगह पर 1 वैल्यू यूज करेंगे। फार्मूला था मोल 1 माइनस n, तो n के जगह पर 1 रख दीजिए। लीटर
n-1 सेकेंड इनवर्स। देखिए 1 - 1 0 हो गया, तो मोल के पावर 0। इसी तरह से लीटर के पावर 0 सेकेंड इनवर्स। यानी कि कोई भी चीज़ का पावर 0 लगा देते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ मोल और लीटर का वैल्यू 1 हो गया, तो केवल बच गया हमारा सेकेंड इनवर्स। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का अगर रेट पूछा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो हम लोग को निकल के आया सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। टाइम अगर मान लीजिए मिनट में, आवर में दिया हुआ है, तो हम लोग जो यूनिट दिया रहेगा या जो सेलेक्ट करेंगे उसी का इन्वर्स कर देना होगा। कहीं मिनट इन्वर्स भी हो सकता है, डेज इन्वर्स हो सकता है, ईयर इन्वर्स हो सकता है। तो जैसा टाइम लेंगे उसका इन्वर्स हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर हम लोग देख लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी कहा जाएगा हम लोग n का वैल्यू बैठा करके निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोग का सिलेबस में जो है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना है, इसलिए प्रोबेबिलिटी जो भी क्वेश्चन अराइज किया जाएगा जीरो या फर्स्ट ऑर्डर का ही पूछा जाएगा। फिर भी हम लोग किसी भी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने में सक्षम हो चुके हैं, क्योंकि उसका जनरल फार्मूला निकाल लिए हैं। अब जो है किसी को भी रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो फार्मूला हम लोग निकाले इससे किसी भी ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे अब, जिसका नाम था मोलेकुलरिटी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं मोलेकुलरिटी। मोलेकुलरिटी का हिंदी होता है अनुकता। मोलेकुलरिटी क्या है इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो कोई भी देखिए रिएक्शन दिया हुआ है, तो उस रिएक्शन को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बैलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले रिएक्शन को हमको बैलेंस करना होगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद रिएक्टेंट के टोटल मोल को ऐड कर देना है। तो रिएक्टेंट का टोटल मोल ही मोलेकुलरिटी कहलाता है। द टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड मोलेकुलरिटी। इसका डिफिनीशन देखिएगा, द टोटल मोल्स ऑफ reactant, the total moles of reactant, the total moles of reactants in a balanced chemical equation is called molecularity. देखिए क्या करना है कि टोटल मोल्स लेना है। किसका लेना है? तो रिएक्टेंट्स का। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है अगर, तो रिएक्टेंट के टोटल मोल को ऐड कर दीजिए, वही उसका जो है मोलेकुलरिटी हो जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग इसके लिए लेते हैं। देखिए NO2 गैस प्लस O2 गैस, ये जो है मिल करके बना रहा है 2NO2 गैस। तो सबसे पहले देखिए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है।
तो उधर राइट में देख रहे हैं 2 नाइट्रोजन, लेफ्ट में 1 ही नाइट्रोजन है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लगा दे रहे हैं पीछे। अब देखिए ऑक्सीजन जो है उधर 4 है और इधर हो गया 6। थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो जा रहा है, इक्वेशन देखिए दोनों तरफ सेम हो गया, इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। इसको फिर से हम लोग इस इक्वेशन को लिख रहे हैं। तो देखिए मोलेकुलरिटी निकालने के लिए हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं कि NO गैस ऑक्सीजन गैस से मिल करके बना रहा है NO2 गैस। इस रिएक्शन में देखेंगे कि पहले बैलेंस है या नहीं है। तो हम लोग अगर चेक करें तो राइट साइड में 2 ऑक्सीजन देख रहे हैं, जबकि लेफ्ट साइड में 3 ऑक्सीजन दिख रहा है, यानी कि ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट 2 लगा दिए, नाइट्रोजन 2 हुआ तो राइट में भी 2 होना चाहिए। अब ऑक्सीजन देखिए तो इधर हो गया 2 2 4, उधर भी देखिए 4। अब देखिए इक्वेशन में बैलेंस है। इस इक्वेशन का हमको मोलेकुलरिटी लिखना है। तो मोलेकुलरिटी कैसे लिखेंगे इसका? तो रिएक्टेंट में देख रहे हैं कि देखिए 2 मोल है NO और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 मोल है। तो 2 मोल NO और 1 मोल ऑक्सीजन, दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 मोल हो गया टोटल। यही इसका हो गया मोलेकुलरिटी। तो मोलेकुलरिटी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए, उसके टोटल मोल को ऐड कर देना है। तो टोटल मोल का जितना एडिशन होगा वही कहलाएगा मोलेकुलरिटी। एक और एग्जांपल देखिए, N2 गैस है, 3H2 गैस से मिल करके बना रहा है अमोनिया गैस। तो इसका अगर हमको मोलेकुलरिटी निकालना हो तो देख रहे हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से मिला हुआ है, इक्वेशन बैलेंस है। तो रिएक्टेंट का मोल हो गया 4, यही इसका कहलाएगा मोलेकुलरिटी। बैलेंस्ड इक्वेशन था, रिएक्टेंट के टोटल मोल को हम लोग ऐड कर दिए, हो गया मोलेकुलरिटी। मोलेकुलरिटी के बारे में अब किसी को कोई समस्या नहीं होगा। तब नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप लोग, मोलेकुलरिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई भी रिएक्शन है उसका ऑर्डर कैसे जानेंगे? रिएक्शन का ऑर्डर समझने के लिए हम लोग को फिर से पिछला टॉपिक जो पढ़े थे रेट लॉ, उस पर ध्यान देना होगा कि रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन के ऊपर हम लोग पावर लगाते हैं, रेज करते हैं पावर, वही ऑर्डर कहलाता है।
इसका अगर डिफिनीशन अगर देखिए तो कहता है कि द पावर रेज्ड ऑन द concentration term in the rate law equation is called order of the reaction. तो कह रहा है कि देखिए जब पावर जो रेज किया गया किस पर, कंसंट्रेशन टर्म पर, किस में, तो रेट लॉ के इक्वेशन में, रेट लॉ इक्वेशन में। तो तीन बात ध्यान देना है कि रेट लॉ का इक्वेशन है, कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर लिखा जाएगा वही आपका हो जाएगा ऑर्डर। तो ऑर्डर को अनुमान द्वारा नहीं निकालते हैं क्योंकि कभी कभी गलत हो सकता है। ऑर्डर जब भी निकाला जाता है प्रैक्टिकली निकाला जाता है, प्रैक्टिकल करके निकाला जाता है। इसको निकालने के लिए कुछ रूल है जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि रेट लॉ से कैसे ऑर्डर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास रेट लॉ इस तरह से लिखा हुआ है, रेट लॉ इस तरह से है कि R प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन A का पावर स्मॉल a, B का पावर स्मॉल b, एक रेट लॉ लिखा हुआ है। अगर हम लोग प्रोपोर्शनल हटा दें तो रेट इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, R इक्वल टू के A का पावर स्मॉल a, B का पावर स्मॉल b। तो इस रेट इक्वेशन में जो ऊपर में देखिए जो पावर लिखा हुआ है स्मॉल a और स्मॉल b, यही ऑर्डर है। ए का ऑर्डर पूछेंगे तो स्मॉल ए कहना होगा, बी का ऑर्डर पूछा जाएगा स्मॉल बी कहना होगा। अगर टोटल या ओवरऑल ऑर्डर पूछेगा तो जोड़ करके बता देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कि ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू स्मॉल ए, ऑर्डर with respect to b is equal to small b, hence overall order a plus b। ओवरऑल मतलब टोटल को जोड़ करके बताना है। पार्टिकुलर देखें ए का ऑर्डर स्मॉल ए हुआ क्योंकि रेज किया हुआ है पावर में, बी का ऑर्डर स्मॉल बी हुआ क्योंकि बी के ऊपर रेज है स्मॉल बी। तो टोटल ऑर्डर कितना हुआ, तो हम लोग ऐड कर दिए ए प्लस बी, टोटल ऑर्डर हो गया। तो इसके बारे में कहा गया कि ऑर्डर को हम लोग थ्योरी से नहीं निकालते हैं क्योंकि थ्योरी से अनुमान लगाने से गलत हो सकता है। जब भी इसको निकाला जाता है प्रैक्टिकली निकाला जाता है। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, नोट में देख सकते हैं कि ऑर्डर का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। ऑर्डर में भी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव और फ्रैक्शन। ये ऑर्डर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कह रहा है कि नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या फ्रैक्शन में हो सकता है। क्योंकि इसको अनुमान लगा कर नहीं निकालना है, इसको प्रैक्टिकली निकालना है। तो हम लोग का जो सिलेबस है 12th क्लास में वो दिया हुआ है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ने के लिए। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जीरो ऑर्डर का। पहला देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन
तो जैसा नाम है जीरो ऑर्डर का रिएक्शन किसको कहेंगे? तो कोई ऐसा रिएक्शन होना चाहिए जिसका रेट जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर कोई रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड न कर रहा हो तो समझ जाएंगे कि वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन है भाई? देखिए इसको, देखिए कि द रिएक्शन whose rate do not depend on the concentration of reactant are called zero order reaction। कि कह रहा कि द रिएक्शन हुज रेट डू नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को आपस में मिला रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को मिलाने के बाद आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, कि 2HCl, ऐसा सोच सकते हैं कि यही बनेगा 2HCl गैस। हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस को मिलाते जाएंगे, उधर HCl बनते जाएगा, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन ये रिएक्शन HCl गैस नहीं बना सकता है, क्योंकि इसका जो रेट है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब है कि कितना भी हाइड्रोजन और क्लोरीन हम लोग मिला दें, HCl नहीं बन सकता है जब तक कि यहाँ पर लाइट नहीं दे दिया जाए। देखिए, अगर हम लोग लाइट यहाँ यूज करेंगे तभी HCl बन रहा है। अगर लाइट यूज नहीं किया जाए, हाइड्रोजन और क्लोरीन कितना भी मिला दें, HCl गैस नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि HCl का बनना हाइड्रोजन और क्लोरीन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि एक अनदर फैक्टर लाइट पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए यह रिएक्शन एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। रिएक्शन मतलब तो कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन कर देंगे तो फिर बहुत सारा हो जाएगा। तो देखिए, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का डिफिनीशन कहा कि द रिएक्शन हुज रेट डजंट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखें कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को मिक्स कर रहे हैं, HCl गैस तब तक नहीं बनेगा जब तक कि लाइट प्रोवाइड न किया जाए। इसका मतलब है कि HCl का बनना लाइट पर डिपेंड करता है, न कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के कंसंट्रेशन पर। अतः हम लोग कह सकते हैं कि HCl का बनना जो है जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि अमोनिया गैस है 2NH3। अमोनिया गैस, इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। तो अमोनिया गैस को ब्रेक करने के बाद नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है।
लेकिन अमोनिया तब तक ब्रेक नहीं कर सकता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जब तक यहाँ पर हम लोग एक कैटालिस्ट जो है टंगस्टन का यूज नहीं कर दें। टंगस्टन के प्रेजेंस में अगर इसको हिट करेंगे तभी जो है ब्रेक करेगा ये। अगर टंगस्टन का यूज न करें, केवल हिट करते रहें, तो अमोनिया गैस ब्रेक नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि अमोनिया का ब्रेकिंग अमोनिया के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करके टंगस्टन पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए ये जो है जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे जीरो ऑर्डर का रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड न करता हो, उसको कहेंगे जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। आगे देखिएगा आप, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो जैसा नाम है फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, कहने का मतलब कोई ऐसा रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट के केवल एक कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करे, उसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट के केवल ओनली वन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता हो, उसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। द रिएक्शन whose rate depends on only one concentration, only one concentration of reactant is called first order reaction. The reaction whose rate depends on only one concentration of reactant is called first order reaction. इसका के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है रेडियो एक्टिव रिएक्शन। ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, all radioactive reactions are first order reaction because its rate depends only one concentration of reactant. और भी एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन हम लोग अनुमान से नहीं पता कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का होगा, जीरो का होगा, थर्ड का होगा। इसको निकालने के लिए प्रैक्टिकली हम लोग कुछ तरीका देखेंगे, उसके आधार पर निकालेंगे कि कोई भी रिएक्शन किस ऑर्डर का है। तो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग रिएक्शन देखें। अगर कोई रिएक्शन मान लेते हैं कि दो रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के दो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो उसको कहेंगे सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। रिएक्टेंट के थ्री कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो कहेंगे थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो इस तरह से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं देख करके, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू उसका प्रैक्टिकली निकाला जाएगा। तो अब देखिए आज का जो है सो लास्ट टॉपिक आप लोग देखिए, इसका नाम है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, सूडो मतलब होता है झूठा, यूनि मतलब हो गया वन, मोलिकुलरिटी इसका वन है। देखने से लगेगा कि कोई रिएक्शन जो है सेकेंड ऑर्डर का है, लेकिन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर का। इसीलिए इसको कहा जा रहा है झूठा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो इफ ए रिएक्शन looks like second order but behaves like first order reaction, then it is called
सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब देखने में कुछ है और वास्तव में कुछ है, तब इसको कहेंगे हम लोग सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो देखिएगा द रिएक्शन looks like second order but behaves like first order reaction. It's called सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये कह रहा है कि द रिएक्शन लुक्स लाइक सेकेंड ऑर्डर बट बिहेव्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर। हाउ इट इज पॉसिबल? तो एक एग्जाम्पल से देखिए कैसे पॉसिबल हो सकता है। पहला देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज मतलब चीनी है, इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, हाइड्रोलिसिस करा देना है। फार्मूला मालूम होगा सुक्रोज का, C12H22O11, ये है सुक्रोज। इसमें हम लोग वाटर मिला करके हिट कर रहे हैं, इसका धीरे धीरे हिट करेंगे, क्योंकि सुक्रोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जल्दी नहीं डिजोल्व होगा वाटर में, इसलिए जल्दी से उसको डिजोल्व करने के लिए, हाइड्रोलाइज करने के लिए हल्का हल्का हिट कर रहे हैं। तो देखिए बना देगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज, और C6H12O6 ये हो गया फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक कर जा रहा है। तो अगर यहाँ पर देखिए तो रिएक्टेंट में दो पार्ट है, रिएक्टेंट में देखिए दो पार्ट है, एक है सुक्रोज और दूसरा वाटर। देखने से लग रहा है कि दो चीज़ है, तो दोनों पर डिपेंड कर रहा होगा रेट, और होना चाहिए सेकेंड ऑर्डर है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वाटर का कंसंट्रेशन टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, चेंज नहीं करता है। तो वाटर जितना शुरू में था, रिएक्शन के बाद में भी कंसंट्रेशन उसका उतना ही रहेगा। तो जिसका कंसंट्रेशन ही नहीं बदला, उस पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करेगा? इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में रिएक्शन का रेट केवल सुक्रोज के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, न कि वाटर के कंसंट्रेशन पर। तो देखने से लग रहा था कि ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, और हो गया फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि इसका रेट केवल सुक्रोज के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर का दिख रहा था है फर्स्ट ऑर्डर का, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डजंट डिपेंड ऑन टाइम, it is a first order reaction. Because the concentration of water does not change with time. It is a first order reaction, not a second order, because the concentration of water does not change with time. इसी तरह का और भी कोई रिएक्शन देख सकते हैं। जैसे देखिए आपके पास है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन कराया गया है एक्वस KOH से। KOH को जल में वाटर में डिजोल्व किया गया है एक्वस KOH। तो यहाँ दो रिएक्टेंट हो गए, एक टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, एक आपका एक्वस KOH है। जैसे ही एक्वस KOH डालते हैं इसमें, यहाँ से देखिएगा कि ये जो Cl माइनस है K प्लस इसको रिमूव कर देगा और ये OH माइनस आ करके यहाँ ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा इस तरह से टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, KCl बाहर हो जा रहा है। तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बना। तो यहाँ पर अगर देखें तो दो रिएक्टेंट दिखाई दे रहा था, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड और एक्वस KOH। होना चाहिए था इसको सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन, लेकिन फिर से देखिए एक्वस KOH का कंसंट्रेशन टाइम के साथ वैरी नहीं करेगा, तो केवल एक कंसंट्रेशन टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड पर ही उसका रेट डिपेंड करेगा। इसका मतलब इस सेकेंड ऑर्डर होते हुए भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो गया, इसीलिए इसको कहेंगे सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो देखिए आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़े। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा था रेट लॉ। रेट लॉ को इक्वेशन का कैसे लिखते हैं। कोई इक्वेशन दिया हुआ है, उसका जो है रेट कैसे लिखा जाएगा, इक्वेशन का रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा, इक्वेशन से रेट लॉ ऑफ इक्वेशन कैसे बनाया जाएगा, nth ऑर्डर का अगर कोई रिएक्शन है उसके रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकाला जाएगा, मोलेकुलरिटी क्या है, ऑर्डर क्या है, कोई रिएक्शन का ऑर्डर कैसे लिखते हैं हम लोग, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन क्या है। ये समझे कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट जितने कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है उतना ही ऑर्डर होता है। जीरो ऑर्डर में देखे थे हम लोग कि जिसका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। फर्स्ट ऑर्डर में देखे कि जिसका रेट केवल एक कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इसी तरह से जिसका रेट दो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। हम लोग फिर देखे सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या है, कैसे सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में बदल जाता है। तो इतना सारी जानकारियां हम लोग आज के इस टॉपिक में जो हैं सब प्राप्त कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ऑर्डर के बारे में और डीप में स्टडी करेंगे कि कोई भी जीरो ऑर्डर का रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट कैसे निकाला जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकाला जाएगा, ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा उसका, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे सामने आएंगे उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये सारी जानकारियाँ आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।